लाख टके की बात में अब बात करते हैं कोरोना के कहर की। किस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, किस तरीके से राज्य दर राज्य चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है, और यही वजह है कि राज्यों के स्तर पर बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची की तस्वीर है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, उसी वक्त हंगामा हुआ। अस्पताल में बेड न मिलने की वजह से कोरोना मरीज ने दम तोड़ दिया। इससे गुस्साए परिवार वालों का गुस्सा मंत्री जी पर फूट पड़ा। परिवार वालों ने उनको जमकर खरी खोटी सुनाई। झारखंड की राजधानी की हालत खराब है, देश की राजधानी की हालत भी अच्छी नहीं है। राजधानी में भी कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवा चरमराने लगी है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दिल्ली में सिर्फ 110 बेड बचे हैं। सिर्फ 9-10 अस्पताल ही ऐसे हैं जहां 2 से ज्यादा वेंटिलेटर हैं। एलएनजेपी और आरजीएसपी अस्पताल में कोई वेंटिलेटर बेड नहीं है। जीटीबी अस्पताल में सिर्फ 7 वेंटिलेटर बेड बचे हैं। हर दिन नहीं बल्कि हर घंटे के लिहाज से राजधानी दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होने की तरफ बढ़ रहा है। दिल्ली के तमाम अस्पतालों को जोड़ दीजिए, सिर्फ 9 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां 3 से ज़्यादा वेंटिलेटर बेड उपलब्ध हैं, जिसमें एम्स का ट्रॉमा सेंटर भी आता है। जो तीसरा सबसे बड़ा अस्पताल है वहाँ 7 बचे हैं, और इससे बड़े दोनों हॉस्पिटल राजीव गांधी और एलएनजेपी में वेंटिलेटर बेड जो दोनों के मिलाकर 400 थे, 400 में से 0 रह गए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 72 लोगों की मौत हुई है। हालात इतने खराब हो चुके हैं, दिल्ली के शमशान घाट में लंबी कतारें लगी हैं। राजधानी के निगम बोध घाट के शवदाह के लिए मशीनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। हालात लगातार खराब हो रहे हैं, कामकाज में दिक्कत आ रही है। दिल्ली में 10वीं और 12वीं की परीक्षा को स्थगित करने की मांग बढ़ती जा रही है। अभी सीबीएसई के एग्ज़ाम आने वाले हैं। 6 लाख बच्चे दिल्ली में सीबीएसई के एग्ज़ाम में बैठेंगे। 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं, बहुत बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए। देश के दूसरे राज्यों में भी हालात लगातार खराब हो रहे हैं। लगातार बढ़ते मामले खौफनाक हैं और हेल्थ मिनिस्ट्री ने खुद गंभीर हालत की तस्दीक की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़, गुजरात, यूपी में बढ़ते कोरोना के मामले पर चिंता जताई है। जो हालात हैं उससे एक ही उम्मीद नजर आ रही है, वो है वैक्सीनेशन। देश में जोर शोर से टीकाकरण चल रहा है। केंद्र ने वैक्सीन की कमी की खबरों को गलत बताया और राज्यों को कटघरे में खड़ा किया। यानी अभी से लेकर अप्रैल माह के अंत तक जो सप्लाई राज्य सरकारों को और संघ शासित क्षेत्रों को प्राप्त होगी वो 2,01,22,960 डोजेस की है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि समस्या बेहतर प्लानिंग की है, समस्या डोजेस के अभाव की नहीं है। विदेशी वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार के बड़े फैसले की भी खूब चर्चा हो रही है। खबर है कि अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन के साथ साथ WHO में अप्रूवल पा चुकी वैक्सीन को अब भारत में इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाएगा। माना जा रहा है कि सरकार के फैसले से फाइजर, मॉडर्ना के साथ ही जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भारत में भी उपलब्ध हो सकेगी। दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन। तो देखिए, वैक्सीनेशन पर भी दरअसल में काम बहुत तेजी से हो क्यों रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। पिछले 45 दिन में देश के अलग अलग राज्यों में जो कोरोना के आंकड़े आए हैं उसने हर किसी को चौंका दिया है, हर किसी को परेशान किया है। हम आपको राज्यवार जरा स्थिति बताते हैं। ये वो आंकड़े हैं जो आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने पेश किए हैं। 45 दिन के अंदर देखिए, महाराष्ट्र में 5,493 से 57,302 मामले आने लगे हैं। ये एक दिन का मामला है और कुल आंकड़े यहां पर नजर आ रहे हैं। औसत मामले हैं ये रोजाना। 17 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में जो औसतन मामले हैं वो 89 आते थे उत्तर प्रदेश में, वो अब बढ़कर 7 से 13 अप्रैल के बीच 10,227 हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बाद अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ के आंकड़े भी परेशान कर रहे हैं। 255 औसत मामले आते थे इस हफ्ते में, वो अब बढ़कर 7 से 13 अप्रैल के बीच में लगातार कई गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं। 3,153 मामले पंजाब में आ रहे हैं जो सिर्फ 332 हुआ करते थे। 300 से 3,000 आप देख सकते हैं आंकड़ों के जरिए। गुजरात में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। 275 मामले आते थे 17 से 23 फरवरी के बीच, वो बढ़कर 7 से 13 अप्रैल के बीच 4,500 हो चुके हैं।
मध्य प्रदेश में 4,900 मामले आ रहे हैं इस एक हफ्ते में, जो आज से 6 हफ्ते पहले तकरीबन 268 हुआ करते थे। दिल्ली की अगर बात की जाए तो 134 मामले आ रहे थे। 45 दिन बाद वो बढ़कर 8,104 हो चुके हैं। राज्यवार किस तरीके के हालात हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज ये आंकड़े पेश किए हैं जो हर किसी को परेशान कर रहे हैं। और इसी परेशानी की वजह और इसी परेशानी की तस्वीर अब दिख रही है पलायन के जरिए जो नजर आ रही है महाराष्ट्र में, दिल्ली में। अपने अपने राज्य की तरफ बढ़ते मजदूर, लॉकडाउन के खौफ में घर चले मजदूरों का ये पलायन डरा रहा है। छोटे शहरों और गांवों में कोरोना का खौफ पैदा कर रहा है। इस डर की सबसे बड़ी वजह है कोरोना के चलते राज्य दर राज्य पलायन। कोरोना का साइड इफेक्ट एक बार फिर से दिखने लगा है। लॉकडाउन तो यूपी में नहीं लगा है, लेकिन उसके बावजूद पलायन शुरू हो गया है। लोग बसों में भरकर अपने घरों की ओर निकल रहे हैं। चाहे सरकारी बस हो चाहे प्राइवेट बस हो, उसमें अब तिल रखने की जगह नहीं है। सीटें फुल हो चुकी है, लोग खड़े होकर बसों में जा रहे हैं। जाहिर बात है कि कोरोना की वजह से उनकी रोजी रोटी पर संकट आया, तो अब उनको लगता है कि यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, इसलिए वो घरों की ओर पलायन कर रहे हैं। महाराष्ट्र से बड़ी तादाद में मजदूर यूपी, बिहार और झारखंड आ रहे हैं। इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में रिप्रोडक्शन नंबर 2.14, झारखंड में 2.13 और बिहार में 2.09 है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि इन राज्यों में कोरोना से संक्रमित एक व्यक्ति औसतन इतने लोगों को संक्रमित कर रहा है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। कोरोना की दूसरी लहर में पूरे देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसके चलते अब राज्य सरकार जो है वो महाराष्ट्र में कभी भी लॉकडाउन घोषित कर सकती है। हालांकि अभी फिलहाल पूरे महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन चल रहा है, वीकेंड का लॉकडाउन चल रहा है, नाइट कर्फ्यू, ऐसे 3 नियम जो है वो चल रहे हैं, जिसके चलते अब लोग जो है वो काफ़ी डरे हुए हैं। मजदूर जो है वो अपने अपने राज्य में पलायन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और 15 मार्च को यूपी में औसतन 178 मरीज मिल रहे थे, लेकिन आज 13,604 मरीज मिले हैं। वहीं बिहार में 15 मार्च को औसतन 33 मरीज थे, लेकिन आज यह आंकड़ा बढ़कर 2,999 पहुंच चुका है। बात झारखंड की करें तो यहां 15 मार्च तक 47 मरीज थे, लेकिन आज 2,366 मरीज मिले हैं। जानकार मान रहे हैं कि कोरोना का ये नया वेरिएंट तेजी से पैर पसार रहा है और मजदूरों के पलायन से खतरा कहीं ज्यादा बढ़ रहा है। रिप्रोडक्शन का हिंदी में अनुवाद भी प्रजनन कहते हैं, तो इसके प्रजनन की क्षमता शायद आंकी जा रही है। जो 2.14 इंडिकेट किया जा रहा है वह 2.14 उसकी वैल्यू, उसकी प्रजनन क्षमता होगी। न सिर्फ बिहार, यूपी बल्कि राजस्थान में भी कोरोना कोहराम मचा रहा है। कोरोना संकट के बीच जयपुर से आई ये तस्वीरें डरा रही हैं। कोरोना को लेकर जिस तरह की लापरवाही जयपुर में नजर आई, उससे समझा जा सकता है कि कोरोना क्यों अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहा है। यह मजदूर बिना RT-PCR टेस्ट के अपने अपने घर पहुंच रहे हैं। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक साबित हो रही है। आलम यह है, अप्रैल माह के आंकड़े डराने लगे हैं। लगातार कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या और मौत के ग्राफ में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। लिहाजा जो तस्वीर देख रहे हैं ये रेलवे स्टेशन की है। यहाँ बाहर से आने वाले यात्रियों से RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट मांगी जा रही है। जिनके पास रिपोर्ट नहीं है उनको लाइन में लगाकर अपना टेस्ट करवाना होगा। मतलब साफ है, देश में एक बार फिर लॉकडाउन का खतरा मंडरा गया है। लोगों की यही लापरवाही आने वाले वक्त में भारी पड़ सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देश के अलग अलग हिस्सों में एक तरफ कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है और दूसरी तरफ इसका सीधा असर देखा जा रहा है उत्तराखंड में हो रहे कुंभ पर, जिस पर सियासी सवाल दगने शुरू हो चुके हैं। धर्म नगरी में आस्था का सैलाब, गंगा में श्रद्धालुओं की डुबकी, गंगा किनारे भव्य आरती, तस्वीरें अद्भुत हैं। लेकिन इस भीड़ के बीच एक भय भी है, डर कोरोना वायरस का है। कोविड गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए प्रशासन की तरफ से कोशिश तो की गई, लेकिन कोरोना साधु संतों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। कुंभ मेला क्षेत्र में 102 कोरोना मरीज मिले हैं। कुंभ के आयोजन पर उठ रहे हैं सियासी सवाल। सियासी सवालों के पहले कुंभ मेले में कोरोना संक्रमण की बात करते हैं। जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी भी हैं। नरेंद्र गिरी को ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी, कल कोविड पॉजिटिव आए थे, सब जानते हैं। थोड़ा सा उन्हें तकलीफ हुई थी,
तो ऑब्जर्वेशन के लिए एमसीसी केस उनको अभी भेजा है। तो होम घर में ही आइसोलेट थे, अपने आश्रम के अपने रूम में ही आइसोलेट थे, लेकिन आज थोड़ा सा तकलीफ लग रही थी उनको, तो आज एमसीसी के रेफर किया। कुंभ मेले में कोरोना केस बढ़ रहे हैं, इसके साथ ही इस पर सियासी सवाल दागे जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री ने कुंभ के आयोजन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। ये वही लोग हैं जब दिल्ली के अंदर वो जमात के लोग कुछ लोग आए थे तो पूरे देश के अंदर जो है उनको बदनाम करने का काम किया था कि इन जमातियों की वजह से जो है पूरे देश में संक्रमण फैला है। आज इस तरीके से वो अपने वोटों की राजनीति करने और पूरा देश के सामने जो एक उनका मकसद है कि धर्म की राजनीति करना, उसके लिए इन्होंने जो है इस तरीके के परवानगी दी, जबकि लोगों की जान की उन्होंने चिंता नहीं की। असलम शेख ने सवाल उठाए हैं, इसे तबलीगी जमात के आयोजन से जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन असलम का यह बयान दूसरे दलों को नागवार गुजर रहा है। महाराष्ट्र की हिंदू विरोधी वसूली सरकार कोरोना फैलने का जिम्मेदार कुंभ के साधु संतों को बता रही है। इनकी मति कहां खो गई। महाराष्ट्र में पहला मरीज कोरोना का 9 मार्च को आया, 1 साल बीत गए। अब यह सरकार कह रही है कि हम इंतजाम करेंगे, फिर गत 1 वर्षों से क्या गिल्ली डंडा खेल रहे थे। महाकुंभ का मेला सुपर स्प्रेड साबित नहीं होगा, इसके लिए उत्तराखंड प्रशासन की तरफ से अपनी दलील पेश की जा रही है। बताया जा रहा है कि कुंभ मेला खुले में होता है, हरिद्वार में गंगा का पानी बहता है, हरिद्वार आने वाले 90% लोग यहां ठहरते नहीं हैं। एक आंकड़े के मुताबिक सोमवार तक 53,000 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ था, इसमें से पॉजिटिविटी रेट 1.5 है। उत्तराखंड पुलिस आयोजन की तैयारियों को लेकर विश्वास से भरी है। जहाँ तक संभव हो सके उतना गाइडलाइन का पालन कराया जा सके। आज जो पीक डे है तो आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा पालन कराया जाना संभव नहीं, किंतु अपनी ओर से पुलिस ने बेस्ट एफर्ट्स किए हैं और हमने ये भी कोशिश की कि स्थानीय लोगों को और श्रद्धालुओं को दोनों को कम से कम असुविधा हो। प्रशासन अपनी तैयारियों को लेकर संतुष्ट है, लेकिन कोरोना काल में इस महाआयोजन को लेकर चुनौतियां बड़ी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बढ़ते कोरोना के मामले खौफ तो पैदा कर ही रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, सबसे ज्यादा मामले अगर किसी राज्य में है कोरोना के तो वो है महाराष्ट्र। कुल आंकड़ों का 30% अकेले महाराष्ट्र में, और यही शायद एक बड़ी वजह है जिसके चलते इलाज को लेकर, तीमारदारों की परेशानी को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही है महाराष्ट्र से, वो हर किसी को परेशान कर रही है। महाराष्ट्र में कोरोना की लहर सुनामी बनकर कहर बरपा रही है। संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि अस्पताल और कोविड सेंटर में बेड से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक की कमी पड़ने लगी है। तीमारदार इलाज में लापरवाही का इल्जाम लगा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें महाराष्ट्र के कोविड सेंटर्स और अस्पतालों की हकीकत बयां कर रही हैं। सतारा के वडूज ग्रामीण अस्पताल के बाहर ऑटो रिक्शा में ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से एक सांस के लिए जंग लड़ती महिला की तस्वीर। वहीं चंद्रपुर के कोविड अस्पताल में मरीज ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के लिए जूझ रहे हैं। सतारा के वडूज ग्रामीण अस्पताल में बेड की ऐसी किल्लत हुई कि कोरोना संक्रमित इस महिला को ऑटो रिक्शे में ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ा। सतारा में इस वक्त कोरोना के 8,426 एक्टिव मरीज हैं। इसमें से 60% मरीज घर पर क्वारंटीन हैं। फिर भी जिले में कोविड बेड की भारी किल्लत हो गई है। चंद्रपुर के सरकारी कोविड अस्पताल के हालात और बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ मरीजों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर तक मैसर नहीं है। तस्वीरें चंद्रपुर कोविड अस्पताल की हैं, जहां अस्पताल स्टाफ की जगह खुद तीमारदार मरीजों की देखभाल करते दिख रहे हैं। ये हाल चंद्रपुर की कोविड फैसिलिटी का है। यहाँ बिना पीपीई किट पहने तीमारदार कोविड मरीजों के साथ दिख रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि कोविड सेंटर में ऑक्सीजन की सप्लाई सही नहीं है। ऑक्सीजन है सर, वो कभी 85 बताता, कभी 100 बताता था सर। 85 बताता, कभी 100 बताता था। कभी कभी उनका ऑक्सीजन ही खत्म हो जाता था तो वो छाती उसकी उछल जाती थी। फिर बाद में उसको लगा अच्छा पानी पिए के उसको खाना पीना पूरा टोटल बंद हो जाता था। चंद्रपुर में 24 घंटे में 974 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। चंद्रपुर के सरकारी कोविड अस्पताल में 33 वेंटिलेटर और 130 ऑक्सीजन बेड हैं। और आज की तारीख में ये सब फुल है। ऐसे में आम लोग जाएं तो जाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन।
चलिए कोरोना की कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें। कोरोना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है राज्य सरकार को, योगी सरकार को निर्देश दिया है कि प्रभावित जिलों में लॉकडाउन लगाने पर विचार करे सरकार। 2 से 3 हफ्तों तक के लॉकडाउन पर योगी सरकार विचार करे, इस तरीके का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बात कही गई थी कोरोना के मद्देनजर, और अब एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश। देखना होगा राज्य सरकार किस तरीके से आगे बढ़ती है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगेगा या नहीं, ये स्थिति तो अभी साफ नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में जहां 30% मामले देश के नजर आ रहे हैं, वहां पर लॉकडाउन का ऐलान हो सकता है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब से थोड़ी देर बाद रात 8:30 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इसका ऐलान कर सकते हैं। लोगों की लापरवाही ने महाराष्ट्र को एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ धकेल दिया। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से लेकर मार्केट में जिस तरह भीड़ का बेपरवाह रवैया नजर आया, उससे कोरोना को अपनी गिरफ्त मजबूत करने का मौका मिल गया। नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र में कोरोना बेलगाम हो गया। कोरोना से स्वास्थ्य व्यवस्था दम तोड़ने लगी, अस्पताल में बेड फुल हो गए, जान बचाने वाली दवाइयों की किल्लत होने लगी। हालात इस कदर तेजी से बिगड़े कि चंद दिनों के भीतर महाराष्ट्र पर लॉकडाउन की तलवार लटक गई। अगले 24 घंटों के भीतर महाराष्ट्र में लॉकडाउन को लेकर कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार में इसको लेकर बैठकों का दौर जारी था और ज़्यादातर पदाधिकारियों ने ये मत दिया है कि अगर स्थिति को काबू में लाना है तो लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प बचा है। महाराष्ट्र की स्थिति कोरोना को लेकर कितनी गंभीर है ये आंकड़ों से समझा जा सकता है। पूरे देश के नए कोरोना मामले जितने आते हैं उसमें तकरीबन 50% हिस्सा महाराष्ट्र से होता है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो महाराष्ट्र में 51,751 कोरोना मरीज मिले हैं और 258 लोगों की जान जा चुकी है। चिंता की बात यह है कि देश भर में मिले कुल मरीजों के 30% से ज्यादा मरीज सिर्फ महाराष्ट्र से सामने आए हैं और दिनों दिन यहां हालात बिगड़ रहे हैं। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। कुल मिलाकर कोरोना का कहर ऐसा है कि अंतिम यात्रा की खौफनाक तस्वीर भी सामने आ रही है। गुजरात के सूरत से एक वीडियो सामने आया है जो सिस्टम की संवेदनहीनता को साबित कर रहा है। ये संवेदनहीन सिस्टम की शव यात्रा कोरोना संकट से निपटने के लिए तैयार की गई व्यवस्था पर सवाल है। एक मां की अंतिम यात्रा है और पूरा का पूरा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वेंटिलेटर पर नजर आता है। इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती है कि शमशान तक शव ले जाने के लिए 4 कंधे तक नसीब नहीं हो रहे। कोरोना से मौत के बाद डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए शव वाहनी मिलती है, लेकिन सूरत में इस परिवार को गाड़ी मुहैया नहीं करवाई। मजबूरन इस हाथ लॉरी में अंतिम यात्रा निकालनी पड़ी। देश पर कोरोना का ग्रहण, हर तरफ खौफ का अंधेरा। परिवार की मजबूरी है कि अंतिम यात्रा के लिए दिन के उजाले का भी इंतजार नहीं कर सकते। हालात ऐसे, बीमारी ऐसी है कि बेटे को गिने चुने पड़ोसियों का ही हाथ हासिल। आगे आगे बेटा और पीछे हाथ लॉरी खींच रहे पड़ोसी। ये तस्वीर हर संवेदनशील शख्स को विचलित कर रही है, उस सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रही है जहां पहले बेटा मां को जिंदा रखने के लिए वेंटिलेटर के लिए मारा मारा फिरता। वेंटिलेटर नहीं है, उसकी नजरों के सामने मां की मौत हो जाती तो शव वाहनी की मांग करता, वो भी नसीब नहीं होती। आखिर ये बेबस बेटा मां की अंतिम यात्रा के लिए बस ये हाथ लॉरी का इंतजाम कर पाता है। टीम न्यूज नेशन। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। नाइट कर्फ्यू लग चुका है, इसके साथ ही टोटल लॉकडाउन की बात भी कही जा रही है। कोरोना की वजह से बिगड़ते हालात के चलते अर्थव्यवस्था पर भी इसका कितना असर पड़ रहा है, दिखाते हैं आपको। कोरोना की पहली लहर ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी थी। पहली लहर के बाद वापस पटरी पर लौट रही थी अर्थव्यवस्था, लेकिन दूसरी लहर ने हालात को एक बार फिर खराब कर दिया है। अर्थव्यवस्था पर कोरोना का कहर। कोरोना की वजह से नाइट कर्फ्यू लगा है, कुछ जगहों पर टोटल और कुछ जगहों पर मिनी लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके चलते अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता होती नजर आ रही है। नाइट कर्फ्यू से रोजाना 30,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान जताया गया है। इसके जल्द रोजाना 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना की दूसरी लहर से पर्यटन, एविएशन, आईटी, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के साथ रोजगार पर भी खौफनाक असर पड़ रहा है। बेरोजगारी दर 6.7% से 8.6% हो चुकी है। एक हफ्ते में 2,500 अंक गिर चुका है शेयर बाजार।
फिर से एक लॉकडाउन की बात करना अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इससे बेरोजगारी पे और ज्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि पिछले एक साल में हमने देखा है कि बेरोजगारी बढ़ी है और लोगों की आमदनियों में भी काफी गिरावट आई है, और खासकर ये सर्विस सेक्टर में ज्यादा हुआ है। जाहिर है बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके साथ ही महंगाई ने भी लोगों की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। रिटेल महंगाई दर 5.02% से 5.52% हो चुकी है। खाने के तेल के दाम में 25% का इजाफा हुआ है। मीट मछली के दाम भी 15% तक बढ़ चुके हैं। दाल की कीमतों में 14% का इजाफा हुआ है। वहीं फल और मसालों की कीमत भी 10% तक बढ़ चुकी है। जाहिर है कोरोना की दूसरी लहर अर्थव्यवस्था पर काल बनकर टूट रही है। इकोनॉमी की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। नाइट कर्फ्यू और मिनी लॉकडाउन ने हालात और खराब कर दिए हैं। अगर टोटल लॉकडाउन लगा तो क्या होगा समझा जा सकता है। दूसरी लहर ने अब सीधे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। तमाम सेक्टर्स इसकी अब जद में धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। सर्विस सेक्टर से लेकर के तमाम ऐसे सेक्टर जो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुए हैं, उस पर सरकार की निगाहें हैं और आने वाले समय में इसको लेकर सरकार कुछ बड़े फैसले भी कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।